इन्फिनिट पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम 2026 के लिए एक बहुत ही दिलचस्प म्यूचुअल फंड स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे। ये एक भविष्यवाणी पर आधारित है। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। ये भविष्यवाणी ही हमारी आज की पूरी बातचीत का केंद्र है। सोचिए, अगर बाजार में सच में एक बड़ा करेक्शन आता है तो एक निवेशक के तौर पर हमें क्या करना चाहिए? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इस भविष्यवाणी के पीछे का तर्क क्या है? देखिए, ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ही मजबूत आर्थिक संकेतों पर आधारित एक थ्योरी है। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। थ्योरी की शुरुआत एक बहुत ही अनोखी स्थिति से होती है। इस वक्त स्टॉक्स, सोना, चांदी और यहाँ तक कि बिटकॉइन ये सभी एक साथ अपने ऑल टाइम हाई पर हैं। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है और जब ऐसा होता है तो ये हमारी अर्थव्यवस्था पर एक अलग तरह का दबाव बनाता है, खासकर सरकारों के लिए। देखिए, दुनिया भर की सरकारों पर बहुत ज्यादा कर्ज है और उस कर्ज पर उन्हें भारी भरकम ब्याज भी चुकाना पड़ता है। अब मुश्किल यह है कि जब लोग अपना पैसा बैंकों में रखने के बजाय शेयर बाजार या सोने जैसी चीजों में लगा रहे हैं, तो सरकारों के लिए उधार लेकर ये ब्याज चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में सरकारों के पास दो ही रास्ते बचते हैं, और सच कहूं तो दोनों ही बहुत मुश्किल हैं। पहला, वो बैंकों से उधार लें, लेकिन बैंकों के पास भी पैसा कम है क्योंकि लोग बचत नहीं, निवेश कर रहे हैं। या फिर दूसरा, वो और ज्यादा पैसा छापे, जिसका सीधा मतलब है महंगाई का बढ़ना। और यहीं से एक दिलचस्प थ्योरी सामने आती है। वो ये कि अगर शेयर बाजार अचानक गिर जाता है तो लोग घबराकर अपना पैसा वहां से निकालकर वापस बैंकों में या फिर सोने में डाल देंगे, और जैसे ही पैसा बैंकों में वापस आएगा, सरकारों के लिए उधार लेना फिर से आसान हो जाएगा। ये सोचने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है ना? तो बाजार में गिरावट की इस आशंका का मतलब ये तो नहीं है कि हम निवेश करना ही बंद कर दें। बिल्कुल नहीं। असल में ये हमें निवेश के सबसे जरूरी सिद्धांत की याद दिलाता है। सबसे बड़ी गलती जो कोई भी कर सकता है वो ये सोचना है कि चलो बाजार ठीक नहीं लग रहा तो म्यूचुअल फंड से दूर रहते हैं। नहीं, लंबी अवधि का खेल ऐसे नहीं खेला जाता। सबसे जरूरी बात है कि बाजार के उतार चढ़ाव के बावजूद हमें लगातार निवेश करते रहना है। इसे ही डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। जब आप हर महीने अपनी एसआईपी के जरिए एक फिक्स्ड अमाउंट लगाते हैं तो सोचिए क्या होता है। जब बाजार नीचे होता है तो आपके उतने ही पैसों में ज्यादा यूनिट्स आ जाती हैं, जैसे सेल में शॉपिंग करना। और जब बाजार ऊपर होता है तो कम यूनिट्स मिलती हैं। समय के साथ ये आपकी खरीद की औसत कीमत को कम कर देता है, जो लंबे समय में बहुत फायदेमंद होता है। तो सवाल ये नहीं है कि निवेश करें या ना करें, सवाल ये है कि कैसे करें। तो चलिए 2026 की इस भविष्यवाणी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग सैलरी लेवल के लिए क्या एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी हो सकती है, उस पर एक नजर डालते हैं। लेकिन किसी भी स्ट्रैटेजी पर जाने से पहले एक बात गांठ बांध लीजिए: इमरजेंसी फंड। ये आपका सुरक्षा कवच है। निवेश शुरू करने से पहले आपके पास कम से कम 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर पैसा एक सेफ जगह, जैसे किसी लिक्विड फंड में होना ही चाहिए। ये सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। चलिए अब आते हैं पहली इनकम कैटेगरी पर, 25,000 रुपये महीने तक की सैलरी। यहाँ पर जो एसेट एलोकेशन है वो थोड़ा संभल कर चलने वाला है। 25% पैसा जाएगा डेट फंड्स में, 15% सोने में और बाकी 60% स्टॉक्स में। यहाँ सुरक्षा पर ज्यादा जोर है। और उस 60% स्टॉक वाले हिस्से के अंदर भी आप देखिए 70% पैसा निफ्टी 50 यानी लार्ज कैप फंड्स में जा रहा है। ये भारत की सबसे बड़ी और सबसे स्थिर कंपनियां हैं। इस इनकम लेवल पर जोखिम को कम रखने के लिए स्मॉल कैप फंड्स में कोई भी निवेश नहीं है, बिल्कुल जीरो। अब जैसे ही सैलरी 50,000 रुपये तक पहुंचती है, स्ट्रैटेजी थोड़ी बदल जाती है। यहां डेट में पैसा 20% तक कम हो जाता है और स्टॉक्स में बढ़कर 65% हो जाता है। ये दिखाता है कि आमदनी बढ़ने के साथ थोड़ा और ज्यादा जोखिम लेने की क्षमता आ जाती है। और यहां स्टॉक एलोकेशन में एक बहुत बड़ा बदलाव है। पहली बार 10% पैसा स्मॉल कैप फंड्स में जा रहा है। हां, इनमें जोखिम थोड़ा ज्यादा है, पर ग्रोथ की संभावना भी उतनी ही ज्यादा होती है। इसकी वजह से लार्ज कैप का हिस्सा थोड़ा कम होकर 60% पर आ जाता है। और अब 1 लाख रुपए महीने तक की सैलरी के लिए यहां हम सबसे आक्रामक यानी सबसे ज्यादा रिस्क वाला एलोकेशन देखते हैं। डेट फंड्स में निवेश और कम होकर सिर्फ 15% रह जाता है, जबकि स्टॉक्स में बढ़कर 70% तक पहुंच जाता है।
लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। ज्यादा सैलरी होने के बावजूद स्टॉक के अंदर का जो बंटवारा है वो बिल्कुल 50,000 वाले ब्रैकेट जैसा ही है। ये इस बात का संकेत है कि 2026 के आसपास की अनिश्चितता को देखते हुए स्मॉल कैप में 10% से ज्यादा पैसा लगाना शायद समझदारी ना हो। अच्छा, तो हमने एसेट एलोकेशन तो समझ लिया कि कितना पैसा कहाँ लगाना है, पर अब सवाल ये है कि इन कैटेगरीज के अंदर कौन से खास तरह के फंड्स चुनने चाहिए। तो ये स्लाइड एक तरह से हमारे पूरे निवेश के टूलकिट का सार है। इमरजेंसी के लिए लिक्विड फंड्स, पोर्टफोलियो में स्थिरता के लिए डेट फंड्स, डाइवर्सिफिकेशन के लिए गोल्ड फंड्स और ग्रोथ के लिए इक्विटी फंड्स, जिसमें सुरक्षा के लिए निफ्टी 50 है और अच्छी ग्रोथ की क्षमता के लिए फ्लेक्सी, मिड और स्मॉल कैप फंड्स हैं। तो चलिए, इस पूरी बातचीत का सार क्या है, वो कौन सी एक बात है जो हमें यहां से सीख कर जानी है। इस पूरी स्ट्रैटेजी का दिल यही है, बाजार कब गिरेगा या कब उठेगा ये सोचने के बजाय एक अनुशासित तरीके से चलते रहना ज्यादा जरूरी है। जब वो गिरावट आएगी तब घबराना नहीं है, अपनी SIPs को चालू रखना है, क्योंकि धैर्य और अनुशासन ही लंबे समय में असली दौलत बनाते हैं। तो याद रखिए, बाजार को टाइम करने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा जरूरी है सही मानसिकता और अनुशासन। अब इस सारी जानकारी के साथ सवाल ये उठता है कि कोई 2026 के लिए अपनी वित्तीय योजना कैसे बनाएगा। देखने के लिए धन्यवाद, हमारे साथ बने रहें।